गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम पढ़ रहे थे सर्कल, तो आज अपना टॉपिक है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल। किसी भी सर्कल की जो आर्क होती है वो सर्कल पे एंगल बनाएगी, उनके बीच में कुछ रिलेशन पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहले समझो आर्क क्या होती है। तो आर्क हमें पता है कि आर्क इज ए पार्ट ऑफ सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का क्या होता है? एक पार्ट होता है कि ये अपने आप में क्या है, ये आर्क है। ये क्या है? ये आर्क है। अगर मैं इसको नाम दूं ए बी, तो या तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा आर्क ए बी, या फिर मैं ए बी के ऊपर अगर इस टाइप से लिख दूंगा, ठीक है, ए बी के ऊपर ऐसे एरो लगा दूंगा, तो उसका मतलब क्या होता है? आर्क होता है। उसका मतलब क्या होता है? आर्क होता है। ठीक है, ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है कि इसका सिंबल क्या होता है। क्योंकि अगर सिंपल में ए बी लिखूंगा तो ए बी क्या होती है? लेंथ भी हो सकती है। लेकिन अगर मुझे आर्क बताना है तो ए बी नाम लिख के उसके ऊपर ऐसे लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर इतना? तो ऐसे लिखना पड़ेगा उसके ऊपर। क्लियर इतना? तो देखो अब क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी जो आर्क है वो सर्कल के ऊपर जो एंगल बनाएगी, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है वो अपन समझ लेते हैं। तो समझो, तो इनको थ्योरम के बेसिस पे दे रखा है, तो अपन बना लेते हैं। सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक सर्कल बना लेते हैं। तो ये मैंने सर्कल बना लिया। मान लो ये आर्क है, तो ये इसका सेंटर हो गया। तो ये ए बी अगर कोई आर्क है तो ये दो प्रकार से एंगल बनाएगी। कितने प्रकार से? दो प्रकार से एंगल बनेगा। एक तो एंगल बनेगा सेंटर पे, एक तो बनेगा सेंटर पे। ये एंगल बन गया, ये मान लो सेंटर ओ है। तो एक तो बन गया एंगल क्या? ए ओ बी। और एक का बन सकता है, देखो ये यहां तक ब्लॉक हो गया, ये यहां तक आर्क ए बी है ना, ये तो यहां तक तो ब्लॉक हो गया। इसके अलावा कैसे बना सकती है? रिमेनिंग पार्ट पे। तो ये रिमेनिंग पार्ट है ना इतना। तो अगर मैं इसको बोलूं तो ये तो क्या है? माइनर आर्क है। ये अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ये क्या है? माइनर आर्क है। और ये जो बचा हुआ हिस्सा है, ये यहां से लेके यहां तक, ये क्या है? मेजर आर्क है। ये अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ये क्या है? मेजर आर्क है। ये अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब समझो यहां पे, तो माइनर आर्क ने सेंटर पे एंगल बनाया, और का भी एंगल बना सकती है, मेजर आर्क भी बना सकती है ना ऐसे। ठीक है, ये भी बन सकता है। और कैसे बन सकता है? ऐसे ये बन सकता है। तो ये मान लो ये एंगल स्मॉल ए है, ये मान लेते हैं स्मॉल बी है, और ये क्या है? स्मॉल सी है, ये वाला एंगल। ठीक है, तो आर्क दो प्रकार से एंगल बना सकती है। एक तो सेंटर पे बनेगा, और क्या बनेगा? एक बनेगा रिमेनिंग पोर्शन पे, यानी कि मेजर आर्क पे। अगर माइनर आर्क माइनर है तो एक एंगल तो कहां पे बनेगा? सेंटर पे। और दूसरा एंगल कहां पे बनेगा? मेजर आर्क पे बनेगा। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है? उसी को थ्योरम के बेसिस पे दे रखा है। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है? एंगल मेड बाय एन आर्क ऑन द सेंटर इज डबल द एंगल मेड बाय ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एन आर्क। ठीक है, समझ में आ गया? इसी को थ्योरम के बेसिस पे दे रखा है। इस थ्योरम का क्या नाम है? ये है थ्योरम 10.8। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। देखो क्या लिख रखा है? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए सर्कल। ठीक है, समझ में आ गया? यानी कहना क्या चाह रहा है कि जो ए है, यानी कि एंगल जो ए है वो क्या होगा? डबल होगा किसका? एंगल बी का। ठीक है, इसी प्रकार एंगल ए है वो होगा डबल किसका? एंगल सी का। क्योंकि जो सेंटर पे जो एंगल बना वो डबल होता है रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बना। तो रिमेनिंग पार्ट यहां से लेके यहां तक कहीं पे भी बनेगा, उसका क्या होगा? डबल होगा। कि अगर मान लो ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा? 60 डिग्री। ये 30 डिग्री है तो ये 30 है, तो ये भी क्या होगा? 60 होगा। इतना समझ में आ गया? तो ये तो हो गया अपनी थ्योरम 10.8। ये तो कौन सी होगी? थ्योरम 10.8 की क्या कह रहा है? इससे किसी भी आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो डबल होता है रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बनेगा। ठीक है, ये तो होगी थ्योरम 10.8। अगली है थ्योरम 10.9। ये क्या कहना चाह रहा है? एंगल इन सेम सेगमेंट इज इक्वल। सेम सेगमेंट में जो एंगल बनता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। समझो कहना क्या चाह रहा है कि जैसे मान लो ये आर्क ये फिक्स हो गई ऐसे ही। ठीक है, ये इसका नाम दे रहा हूं मैं ए बी। यहाँ पे कोई ये कोड है। ठीक है, क्योंकि कोड के द्वारा तो सेगमेंट बनता है।
तो ये कोड हो गई। तो ये वाला क्या, ये सेगमेंट है ना, तो ये तो क्या हो गया, माइनर सेगमेंट। ये अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी बेसिक के अंदर। ये तो क्या है, माइनर सेगमेंट। क्योंकि सेगमेंट बनता कैसे है, इट इज द एरिया कवर बाय एन आर्क एंड कोड। आर्क और कोड के द्वारा जो एरिया बनता है उसे क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। ये तो माइनर सेगमेंट और ये क्या है, मेजर सेगमेंट। अब कहना क्या चाह रहा है ये कि एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल्स, आर ठीक है। कहना क्या चाह रहा है कि अब ये सेम, ये जो बचा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा सेगमेंट सेम ही तो, सेम का मतलब मेजर ही थे पूरा का पूरा। तो कहीं पे बनेगा ना एंगल, ये सेम होगा। मान लो ये एंगल बन गया, ऐसे ही ऐसे ये बन गया, ये अल्फा, ये क्या है, तो ये भी अल्फा होगा। यहाँ पे जो बनेगा वो भी क्या होगा, अल्फा ही होगा। समझ में आ गया? तो समझ में आया, क्लियर है इतना? तो सेम सेगमेंट के एंगल जो बनता है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और ये प्रूफ कहाँ से आता है, ये प्रूफ वहां से आएगा कि सेंटर पे जो एंगल बनता है वो डबल होता है। तो ये जो भी सेगमेंट बना है वो सेंटर पे एंगल बनाएगा, वो फिक्स हो जाएगा। उसके बाद में जितना भी रिमेनिंग पोर्शन, उसमें जितना भी एंगल बनेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। आगे समझ में क्लियर है? तो ये अपनी होगी थ्योरम 10.9। क्या देयर का स्टेटमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ठीक है, अगला है अपना साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। अगला क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। समझो अगला क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। तो अपन ने क्वाड्रिलेटर पढ़ा था, तो उसी के अंदर है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। कौन सा है, साइक्लिक। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का मतलब क्या है कि कोई भी क्वाड्रिलेटर जिसके सभी के सभी वर्टेक्स किस पे लाई करें, सर्कल पे लाई करें। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या होता है, इफ द ऑल वर्टेक्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर लाइज ऑन द सर्कल देन क्वाड्रिलेटर इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। समझ में आया क्या कहना चाह रहा है? इफ द ऑल वर्टेक्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर लाइज ऑन द सर्कल और सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल आर कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। समझ में आ गया कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ये स्पेशल केस हो गया। अपन को याद रखना है कि अगर उसके सभी के सभी वर्टेक्स यानी सभी के सभी शीर्ष सर्कल की सर्कमफेरेंस यानी कि उसकी परिधि पे लाई करे यानी कि उस पे स्थित हो, तो वो क्वाड्रिलेटर, वो चतुर्भुज क्या कहलाता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कहलाता है, यानी चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। समझ में आ गया? अब इसकी प्रॉपर्टी भी होती है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होता है, इनकी अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180। इनके अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो ये अल्फा और ये क्या हो गया, बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 180 होगा। इसी प्रकार मान लेते हैं ये गामा और ये एक्स, तो गामा प्लस एक्स ये भी कितना होगा, 180 होगा। क्लियर है? अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो ये अपन ने थ्योरम पढ़ ली 10.8, 9, 10.10 और 10.11 हो गई। ठीक है, अब इसी का 10.12 जो है थ्योरम, उसका उल्टा क्या है, क्या दे रखा है, इफ द सम ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज। अब कहना क्या चाह रहा है, इसी का उल्टा क्या कहना चाह रहा है, इफ द सम ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर, यानी कि कोई भी क्वाड्रिलेटर के अपोजिट एंगल का सम, अपोजिट एंगल का सम क्या हो, 180 हो, तो वो क्वाड्रिलेटर क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता है। यानी कि इसका जस्ट उल्टा, कि ये तो प्रॉपर्टी होती है। अब अगर दे रखा हो ऑलरेडी, यानी क्या दे रखा हो, कोई क्वाड्रिलेटर दे रखा हो ऐसे ए बी सी डी, ये कोई क्वाड्रिलेटर है, तो एंगल ए प्लस सी दे रखा हो 180 एंड साथ में दे रखा हो बी प्लस डी, ये भी कितना दे रखा हो, 180। तो अगर ऐसा दे रखा हो तो ये क्वाड्रिलेटर कौन सा होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो जाता है। तो यानी कि अगर एंगल का सम दे रखा है, अपोजिट एंगल का सम 180 दे रखा है दोनों पेयर का, तो भी वो क्वाड्रिलेटर क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। और अगर उसने बोला है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, तो हमें समझ जाना है कि उनके सभी के सभी वर्टेक्स कहाँ पे लाई करेंगे, सर्कल पे लाई करेंगे, और उनके अपोजिट एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा। तो हमें ये थ्योरम याद रखनी अच्छे से। ठीक है, क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले मैंने सब पढ़ा कि आर्क जो एंगल बनाती है सर्कल पे, उनके बीच में रिलेशन। उसके बाद अपन ने पढ़ा साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, उनको थ्योरम के रूप में पढ़ा है। तो अपन को थ्योरम एज इट इज याद रखनी है। आगे अपन करेंगे एग्जाम्पल करेंगे, तो वो अब अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।